Equal Remuneration Act 1976. The purpose of this act was that the difference between the pay of men and women for same work और similar work जो grounds of sex के basis पे रहता है वो difference नहीं होना चाहिए किसी भी industry या establishment में। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का उसमें DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 39 उसमें क्लॉज डी एंड क्लॉज ए। क्लॉज डी सेज दैट इक्वल पे शुड बी गिवन फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ वर्क टू बोथ मेन एंड वुमेन। और जो क्लॉज ए है वो बोलता है कि मेन एंड वुमेन दोनों के लिए जो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड हैं, काम काज करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ है, लाइवलीहुड के ऑप्शंस हैं, वो दोनों के लिए इक्वल होने चाहिए। इन दोनों को फुलफ़िल करती है ये एक्ट। स्टार्टिंग में एक इक्वल रेम्यूनरेशन ऑर्डिनेंस आया था 1975 में, जब तक ये एक्ट नहीं बनी थी। और 1975 था इंटरनेशनल वुमेंस ईयर, तो उस ईयर में ये ऑर्डिनेंस आया था। बाद में उस ऑर्डिनेंस को इस एक्ट ने रिप्लेस कर दिया था। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। तो इस एक्ट का जो एप्लीकेशन है वो थ्रू आउट इंडिया है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल है ये एक्ट। सेकेंडली, एक्ट तो 1976 में आई थी, लेकिन द एप्लीकेशन टू वेरियस एस्टेब्लिशमेंट्स और एम्प्लॉयमेंट्स वो नेसेसरी नहीं है कि 1976 से ही अप्लाई हो जाए ये एक्ट। मैक्सिमम 3 इयर्स का टाइम फ्रेम है। डिफरेंट एस्टेब्लिशमेंट्स के लिए डिफरेंट टाइम हो सकता है। फॉर एग्जांपल रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जांपल लें तो अगर वो इमीडिएटली एप्लीकेबल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल रेलवे के लिए इस सिर्फ एक एग्जांपल है कि 1976 के 2 इयर्स बाद अप्लाई हो जाएगी 78 में, या फॉर एग्जांपल कि जो कोल फील्ड्स है या माइंस है उनमें 1 साल बाद हो जाएगी। कोई फिक्स टाइम नहीं है, पर 3 इयर्स की लिमिट है। 3 इयर्स से पहले पहले ऑल एस्टेब्लिशमेंट्स में ये एक्ट अप्लाई हो जानी चाहिए। और जब से जिस एस्टेब्लिशमेंट या एम्प्लॉयमेंट के लिए एक्ट अप्लाई होएगी, दैट डेट शैल बी कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट फॉर दैट पर्टिकुलर एस्टेब्लिशमेंट। तो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट एस्टेब्लिशमेंट्स। अब कुछ डेफिनेशंस हैं। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, तो एक सेंट्रल होगी एक स्टेट होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वहाँ पे बनेगी जहाँ पे वो वाली एस्टेब्लिशमेंट्स हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, या एम्प्लॉयमेंट्स हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। सेकेंडली, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन हो या मेजर पोर्ट्स, ऑयल फील्ड्स, माइन और एनी कॉरपोरेशन विच इज़ एस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। और ऑल जितनी भी रिमेनिंग एम्प्लॉयमेंट्स या एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनके लिए जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बनेगी वो होगी स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट है कि एम्प्लॉयर का मीनिंग क्या होगा। एम्प्लॉयर या तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी या कोई भी पर्सन या अथॉरिटी हु हैज़ कंट्रोल एंड सुपरविजन ओवर एम्प्लॉयज़ इन दैट एस्टेब्लिशमेंट। नेक्स्ट इज़ रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब ओनली सैलरी या कैश पेमेंट्स नहीं है। इट कैन इंक्लूड बेसिक वेजेस और सैलरी और एडिशनल एमोल्यूमेंट्स, और बी इट इन कैश और इन काइंड, और तो बी इट इन कैश और इन काइंड विच आर पेएबल टू एनी पर्सन हु फुलफिल्स द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो बेसिकली काम के लिए आप एम्प्लॉयड हो अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, तो आपको जो भी मिलेगा वो सैलरी हो या कोई और बेनिफिट हो, कैसा भी रेजिडेंशियल एचआर है या से कोई भी फूड मिल रहा है या कुछ भी हो, वो सबके उन सबको क्लब करके रेम्यूनरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है सेम वर्क और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर का मीनिंग। इट मीन्स दैट एनी वर्क इन विच द स्किल, एफर्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर सेम when performed under similar conditions and performed by either men or women। तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता कि अगर मैन परफॉर्म कर रहा है तो डिफरेंट स्किल सेट या कोई एफर्ट रिक्वायर्ड है, या वुमेन कर रही है तो डिफरेंट रिक्वायर्ड है। उन सभी कामों को सेम वर्क और सिमिलर वर्क बोलेंगे। और इन केस डिफरेंस है तो डिफरेंस इज़ वेरी माइनर एंड इट इज़ नॉट ऑफ प्रैक्टिकल नेचर। अब स्टार्ट होता है एक्ट का मेन पार्ट, चैप्टर 2। सेक्शन 4, 5, 6, 7 है, ये 4 सेक्शंस है चैप्टर 2 में। दीज फॉर्म द कोर पोर्शन ऑफ दिस एक्ट। फर्स्ट इज सेक्शन 4, ड्यूटी ऑफ एवरी एम्प्लॉयर टू पे इक्वल रेम्यूनरेशन टू मैन एंड वुमेन फॉर सेम वर्क और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर।
तो इसका ब्रीफ में क्या है कि इट इज़ एम्प्लॉयर्स ड्यूटी कि जो भी पेमेंट मिल रही है, कैश, काइंड, वट एवर, टू हिज वर्कर्स, वो इक्वल होनी चाहिए irrespective of their gender. Secondly, to comply with this act, you should not decrease the wages of any of your work, which means कि for example if you are paying 10 rupees to a male and 5 rupees to a woman, तो आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट फॉर योर एस्टेब्लिशमेंट आप ये नहीं कर सकते कि आपने 10 रुपीज़ को रिड्यूस करके 5 कर दिया. यू विल हैव टू इंक्रीज दैट 5 रुपीज़ टू 10. तो ऑलरेडी जो वेजेस सेट की हुई हैं आपने, यू कांट रिड्यूस देम फॉर compliance of this act. Second, next is कि wherever you have to make changes to the wages of this wages of your employees, you will have to increase the wages of all those workers to the highest standard which you are giving. For example, जितने भी आपने जैसे वेज स्लैब सेट किए हुए हैं, किसी को कितना किसी को कितना, तो आपको इंक्रीज करके वो हाईएस्ट स्लैब जो आप दे रहे हो वहाँ तक वो सबको पे करना पड़ेगा. हाँ, कंडीशन ये कि आप तभी इस आपको करना पड़ेगा अगर आपने जो डिफरेंस क्रिएट किया हुआ है दैट इज़ ओनली ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर. अगर कोई और पर्पज़ है, फॉर एग्जांपल वर्क इज़ डिफरेंट, कोई ज़्यादा काम कर रहा है उसको आप अलग दे रहे हो, तो वो दैट इज़ फाइन, उसमें कोई इशू नहीं है. बट अगर आपने डिस्क्रिमिनेशन की हुई है ओनली ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, तो आपको वेज जो है इंक्रीज़ करके मैक्सिमम अमाउंट तक लेके जानी पड़ेगी जो आप पे कर रहे हो. किसी को 10 दे रहे हो, आपने फिक्स किया हुआ है कि भाई लेडीज़ को मैं 5 रुपये दूंगा, जेंट्स को मैं 7-8 जितने भी दूंगा, तो आपको जो इस एक्ट से कंप्लाई करने के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते कि जेंट्स की भी कम कर दी, भाई जेंट्स की भी 5 रुपये कर दी, लेडीज़ की बढ़ानी पड़ेगी, ये है. नेक्स्ट इज़ कि फॉर एग्जांपल यू आर वर्किंग, you are a worker and your employer has discriminated all along, but now after commencement of this act your wages have been increased. For example, you are a female employee, तो आपकी वेज इंक्रीज हो चुकी है इस एक्ट के बाद. पर उसका मतलब ये नहीं है कि जो आपने आज तक आपकी वेज कम रखी गई थी इस एक्ट की कमेंसमेंट से पहले, वो जो अब वो भी जो डिफरेंस रहा है वेजेस में वो भी क्लेम करो, वो क्लेम नहीं कर सकते. इट्स लाइक कि आप जो एरियर बनेगा वो क्लेम नहीं कर सकते. कमेंसमेंट की डेट ऑनवर्ड्स आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, ये है. पुराना जो है वो उसको क्लेम नहीं कर सकते आप. नेक्स्ट इज सेक्शन 5, नो डिस्क्रिमिनेशन टू बी मेड वाइल रिक्रूटिंग मैन एंड वुमेन वर्कर्स. इसमें क्या है कि रिक्रूटमेंट और रिक्रूटमेंट के बाद की कंडीशंस ऑफ सर्विस जो भी होगी उसमें यू कांट डिस्क्रिमिनेट सोलली ऑन द बेसिस ऑफ योर वर्कर्स जेंडर. दिस मीन्स वाइल मेकिंग रिक्रूटमेंट्स फॉर सेम वर्क और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब डिफरेंट वर्क है तो कोई बात नहीं, अगर सिमिलर वर्क है और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर, in that case you can't discriminate on the basis of gender. Secondly, रिक्रूटमेंट हो गई, उसके बाद कंडीशंस ऑफ सर्विस सब्सिक्वेंट टू रिक्रूटमेंट, फॉर एग्जांपल प्रमोशंस, ट्रेनिंग और ट्रांसफर्स, इनमें यू कांट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन मैन एंड वुमेन. एक्सेप्शन बीइंग कि इन सच एम्प्लॉयमेंट्स वेयर वर्किंग ऑफ वुमेन इज प्रोहिबिटेड और रिस्ट्रिक्टेड बाय एनी लॉ ऑफ द लैंड. एंड सेकेंड एक्सेप्शन इज there are certain special provisions for scheduled caste, scheduled tribes, ex-servicemen or retrenched employees of any other class or category. In that case, this act shall not affect all those provisions or rules. Next section is section 6, advisory committee. So for the purpose of providing increasing employment opportunities for women, appropriate government shall constitute one or more advisory committees. So for example, if the employment is related to any, for example, central government controlled authority or establishment, then the appropriate government will be the central government. और अगर स्टेट गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एम्प्लॉयमेंट या एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनके अलावा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शाल बी स्टेट गवर्नमेंट. तो जो एडवाइजरी कमेटी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी अलग होगी, स्टेट की अलग होगी. तो दे शाल कंस्टिट्यूट वन और मोर एडवाइजरी कमिटीज़, और पर्पज़ क्या होगा, टू एडवाइस विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन इन वेरियस एस्टेब्लिशमेंट्स.
और एवरी एडवाइजरी कमिटी शैल कंसिस्ट ऑफ नॉट लेस देन 10, मिनिमम 10 लोग होने चाहिए, मैक्सिमम की लिमिट स्पेसिफाई नहीं की गई है। और जितने भी उसमें लोग होंगे उसमें एटलीस्ट हाफ वुमेन होंगी। तो बेसिकली अगर मिनिमम बनाए जाएंगे तो फॉर एग्जांपल 10 की बना दी एडवाइजरी कमेटी, तो मिनिमम 5 तो वुमेन होनी ही होनी चाहिए। और मैक्सिमम तो कोई लिमिट है नहीं, अगर 100 लोग हैं एडवाइजरी कमेटी में तो 50 वुमेन हो जाएगी, हाफ वुमेन होनी चाहिए। और मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन द एडवाइजरी कमेटी शैल बी 10। So this advisory committee shall advise the appropriate government about the number of women employed in the concerned establishment, or nature of work, or if that particular work suits women or not, and part-time employments, etc. Or this committee shall regulate its own procedure. कोई और लॉ वगैरह नहीं है, वो अपने हिसाब से अपना जो भी करना है वो कर सकते हैं। When this advisory committee will advise the appropriate government, the government will uh, give an opportunity to various establishments to make any representations. For example, advisory committee ने कुछ recommendation दी है और government wants to know कि all those employers or establishments if they are okay with it or not. So they will give time to those establishments, and after hearing to their representations or seeing their representations, गवर्नमेंट में डू वॉट इट फाइंड्स फिट, तो जो उसको ठीक लगे वो कर सकती है। तो बेसिकली ना एस्टेब्लिशमेंट्स की जो रिप्रेजेंटेशंस है और एडवाइजरी कमेटी की जो एडवाइस है वो गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 7, पावर ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू अपॉइंट अथॉरिटीज़ फॉर हियरिंग एंड डिसाइडिंग क्लेम्स एंड कंप्लेंट्स। तो इसमें गवर्नमेंट जो होगी वो एक अपॉइंट करेगी एक ऑफिसर को, जो मिनिमम रैंक जो होनी चाहिए वो है लेबर ऑफिसर। तो लेबर ऑफिसर इज द अथॉरिटी जो गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, दैट मस्ट बी अ लेबर ऑफिसर और अबव। और उसकी जो ड्यूटी होगी वो होगी हियर एंड डिसाइड, एक तो कंप्लेंट्स एंड क्लेम्स। कंप्लेंट्स होगी कि in any case any provision of this act has been contravened. Second, claims for non-payment of wages at equal rates. For example, any aggrieved worker can go to that labor officer or any officer appointed with his grievance, and that labor officer shall hear and decide. So if any question arises that कि जो काम है जिसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन की गई है या एलिगेशन लगाया कि डिस्क्रिमिनेशन की गई है, कि इफ़ दैट इज़ ऑफ सिमिलर नेचर और नॉट, तो द लेबर ऑफिसर और दैट एनी ऑफिसर अपॉइंटेड शैल डिसाइड ऑन दैट इशू। तो आफ्टर हियरिंग द क्लेम्स और कंप्लेंट्स ऑफ द अग्रीव्ड पीपल, ही विल गिव एन अपॉर्चुनिटी टू द एम्प्लॉयर कि भाई आपको अगर अपना कुछ पक्ष रखना है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। एंड आफ्टर हियरिंग बोथ साइड्स, इफ द इशू वॉज ऑफ एनी क्लेम, तो ही विल डायरेक्ट द एम्प्लॉयर टू पे द वेजेस एंड पे इक्वल वेजेस इन द फ्यूचर, और जो बैलेंस रहा है कि वो भी इसको पे करे। और सेकेंडली, अगर कोई कंप्लेन की गई है कि भाई एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट इज़ नॉट बीइंग कंप्लाइड विद, तो और कॉन्ट्रीवेंड, तो वो डायरेक्ट करेगा एम्प्लॉयर को कि इन फ्यूचर ऐसा ना हो। तो ये दो ही हैं इसमें कि एक तो कंप्लेन होगी या फिर क्लेम होगा। तो क्लेम होगा तो वो उसको पैसे दिलवा देगा, कंप्लेन होगी तो वो उसको एम्प्लॉयर को डायरेक्ट कर देगा कि भैया ऐसे मत करो। और इसमें ऐसा नहीं है कि बस उसने बोल दिया कि ऐसे मत करो और काम हो गया, उसके लिए आगे पेनल्टीज़ और फाइन्स भी हैं, वो आगे आएंगी सेक्शंस में। और एवरी अथॉरिटी अपॉइंटेड, जो भी अथॉरिटी होगी लेबर ऑफिसर और अबव, ही और शी शॉल हैव द पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट अंडर CPC, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो उसमें पावर्स क्या होंगे कि भाई ऑफ टेकिंग एविडेंस, ऑफ एनफोर्सिंग अटेंडेंस, ऑफ गेटिंग डॉक्यूमेंट्स और वट एवर, ये सारी पावर्स उसके पास होंगी अंडर CPC। आफ्टर a decision given by this authority, so if any labor or any employer thinks that he is not fine with the decision, he can complain to a appellate authority. appellate authority कौन सी होगी? कोई भी जो गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फिक्स करेगी। इसमें मेंशन नहीं है कि हु शैल बी appellate authority, मे बी कोई सीनियर ऑफिसर या जो भी होगा वो गवर्नमेंट फिक्स कर देती है, उसमें इस एक्ट में मेंशन नहीं है।
सो आफ्टर दैट डिसीजन हैज़ बीन गिवन, तो वो अपीलेट अथॉरिटी के पास जाएगा। कितने दिन तक? 30 डेज का टाइम फ्रेम है। 30 डेज तक दैट अग्रीव्ड पर्सन कैन गो टू दैट अपीलेट अथॉरिटी, वट एवर द गवर्नमेंट फिक्सेस। और सेकेंडली, इफ दैट appellate authority thinks that the aggrieved person did not have sufficient time, or there is he or she had sufficient reason कि वो 30 days में नहीं आ पाया, वट एवर रीज़न जो सेटिस्फाई करता है उस अपीलेट अथॉरिटी को, तो ही और शी कैन गिव एन एक्सटेंशन ऑफ 30 डेज। तो मतलब 60 डेज हो गए टोटल, 30 + 30, वैसे 30 रहेंगे, पर अगर सफिशिएंट कॉज है फॉर नॉट फाइलिंग एन अपील विद इन 30 डेज, देन इट मे गेट कंसिडर्ड। तो इन दैट केस 60 डेज हो जाते हैं। नेक्स्ट इज़ कि अगर जो केस फाइल किया गया था वो क्लेम्स का था, दो थे ना, क्लेम्स और कंप्लेंट्स वाले, तो अगर क्लेम का केस फाइल किया गया था और उसमें जो डिसीजन आता है कि भाई यू विल हैव टू पे सम मनी, जो भी बैलेंस या डिफरेंस अमाउंट था, तो उसको रिकवर करने में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट का सेक्शन 33C का सब सेक्शन 1, तो सेक्शन 33C(1) विल अप्लाई for recovery of monies due from an employer arising out of decision of an authority appointed under this section. Next is chapter 3 miscellaneous. इसमें ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर्स है टू मेंटेन रजिस्टर, इंस्पेक्टर्स पेनल्टी, कंपनीज के द्वारा ऑफेंसेस हो गई, और हु हैज़ पावर टू मेक रूल्स या गिव डायरेक्शंस, और लास्ट में रिपील, सेविंग एक्सेट्रा। तो है सेक्शन 8 ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर्स टू मेंटेन रजिस्टर्स। फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट एवरी एम्प्लॉयर हैज़ टू मेंटेन अ रजिस्टर और अदर डॉक्यूमेंट्स, और उसमें जो डिटेल्स लिखनी होंगी वो होंगी विद रिस्पेक्ट टू वर्कर्स एम्प्लॉयड बाय हिम, और डिटेल्स क्या होंगी वो वॉट एवर विच द गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब्स। तो इसमें क्या है कि बस एम्प्लॉयर को रजिस्टर मेंटेन करना है, दैट्स इट। नेक्स्ट इज सेक्शन 9। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, तो मतलब कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट सच पर्सन्स एज इट थिंक्स फिट टू बी इंस्पेक्टर्स। और रीज़न क्या है कि टू मेक एन इन्वेस्टिगेशन कि द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट आर बीइंग फॉलोड और नॉट। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट लिखा है, तो जो वही वाला है इसमें कि स्टेट गवर्नमेंट के जो एस्टेब्लिशमेंट्स है वो अलग है, और जो सेंटर है या कंट्रोल्ड बाय सेंटर है, अंडर सेंटर है, उनके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी। तो दोज इंस्पेक्टर्स विल check that if the provisions of this act are being complied with or not, or they will have their local limits defined by the appropriate government, or they shall investigate into all those issues and the provisions of this act in their area of jurisdiction. Or every inspector under this act will be considered as a public servant under section 21 of IPC. तो नेक्स्ट चीज़ कि इंस्पेक्टर तो बना दिया, उसका काम क्या है? उसके वेरियस काम है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ही कैन एंटर एनी बिल्डिंग और फैक्ट्री और प्रीमिसेस बाय टेकिंग असिस्टेंस फ्रॉम लोकल अथॉरिटीज़ एट एनी रीजनेबल टाइम। ऐसा नहीं है कि फैक्ट्री बंद है रात को घुस रहे हो, अनलेस उस टाइम पे वहाँ पे काम नहीं चल रहा तो सेकेंडली कि ही कैन रिक्वायर एनी एम्प्लॉयर टू प्रोड्यूस एनी रजिस्टर और मिस्टर रोल। मिस्टर रोल इज़ लाइक it tracks or keeps a record of the employers or other documents, and he or she can examine those documents. Next is कि take on the spot evidence of any person to ascertain if the provisions of this act are being followed by the establishment or occupier or not. Next is examine the employer or his agent or servant or any person who is in charge of that establishment कि इस एक्ट को कॉन्ट्रवीन तो नहीं कर रहे, वो चेक कर सकता है, एविडेंस ले सकता है, उनसे डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है, और इट्स लाइक काइंड ऑफ रेड। ऑफिशियली तो रेड वर्ड यूज़ नहीं किया हो गया इस एक्ट में, पर ही कैन गो एट एंड एंटर एनी एस्टेब्लिशमेंट विद इन हिज एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन टू चेक कि एक्ट का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा। नेक्स्ट इज जो भी डॉक्यूमेंट्स ही विल take or examine or verify, he can make notes from those documents which can be used later on in case कुछ गड़बड़ निकलती है तो। और every जो एम्प्लॉयर होगा, that employer shall be required to produce documents and shall be required to comply
with the instructions of that inspector. You can't contravene. और अगर आप ये सब फॉलो नहीं करते, डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाते, या उसको जो वो है इंस्पेक्टर होगा, जो भी गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी उसको, यू डोंट शो डॉक्यूमेंट्स, डोंट गिव एविडेंस और प्रोहिबिट एनी पर्सन फ्रॉम गिविंग एविडेंस, तो उसके लिए जो फ़ाइन है वो सब आगे मेंशन है, वो लिखाएंगे. फ़ाइन है, इम्प्रिजनमेंट है, वो सब आगे आएगी. नेक्स्ट इज़ पेनल्टीज़. अब ये पेनल्टीज़ या तो एम्प्लॉयर के लिए होंगी या फिर एनी पर्सन लिखा हुआ है उसमें, जो कोई भी पर्सन हो सकता है, वो एम्प्लॉयर भी या कोई भी और दूसरा आदमी हो सकता है. तो सबसे पहले एनी एम्प्लॉयर हु ओमिट्स और फेल्स टू मेंटेन द रजिस्टर और डॉक्यूमेंट्स, जो कि प्रीवियस सेक्शन में मेंशन था कि रजिस्टर ऑफ एम्प्लॉयर्स और उनकी डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना ज़रूरी है. अगर वो एम्प्लॉयर फेल करता है वो मेंटेन करने में, और फेल्स टू प्रोड्यूस एनी रजिस्टर और मस्टर रोल और अदर डॉक्यूमेंट्स, और ओमिट्स और रिफ्यूज़ टू गिव एनी एविडेंस, या फिर अपने किसी एजेंट और सर्वेंट को प्रिवेंट करता है टू गिव एविडेंस, और ओमिट्स और रिफ्यूज़ टू गिव एनी इन्फॉर्मेशन टू द लेबर ऑफिसर, तो इन दैट केस ही शैल बी पनिशेबल, ही मतलब वो एम्प्लॉयर शैल बी पनिशेबल विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट. इम्प्रिजनमेंट रिगरस नहीं है, सिंपल है. फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 1 month, और फाइन विच मे एक्सटेंड टू 10,000 रुपीज़, और विद बोथ. तो ये हो गया. सेकंड है, ये सेकंड जो है ये भी एम्प्लॉयर के लिए एप्लीकेबल है. इफ़ एनी एम्प्लॉयर मेक्स एनी रिक्रूटमेंट इन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस एक्ट, मतलब कि रिक्रूटमेंट के टाइम पे या उसकी सर्विस कंडीशंस आफ्टर रिक्रूटमेंट में वो इस एक्ट को कॉन्ट्रीब्यून करता है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कि मेल और फीमेल के बेसिस पे, कि भाई उन या तो मेल को रिक्रूट नहीं करना या फीमेल को रिक्रूट नहीं करना, या उनके जो पोस्ट रिक्रूटमेंट वो है, पोस्ट रिक्रूटमेंट जो चीज़ें होती है, जैसे ट्रांसफ़र हो गई या प्रमोशंस हो गई, इन सब में अगर वो डिस्क्रिमिनेट करता है. सेकंड कि अगर वो इस एक्ट को कंट्रीब्यूट करता है बाय पेइंग अनइक्वल वेजेस टू मेन एंड वुमेन फॉर सेम वर्क और ऑफ सिमिलर नेचर. थर्डली कि किसी भी वे में डिस्क्रिमिनेट करता है बिटवीन हिज वर्कर्स, किसी भी वे में, पर डिस्क्रिमिनेशन का तरीका कोई भी हो सकता है, पर रीज़न शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर. थर्ड इज कि ओमिट्स और फेल्स टू कैरी आउट डायरेक्शन मेड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, तो उस केस में दैट एम्प्लॉयर शैल बी पनिशेबल विद फाइन विच शुड नॉट बी लेस देन 10,000 रुपीज़, और उसका मैक्सिमम 20,000 तक जा सकता है, और इम्प्रिजनमेंट विच इज़ मिनिमम 3 months मैक्सिमम 1 year, और बोथ फॉर द फर्स्ट ऑफेंस. पहली बारी करेगा तो मतलब कि 10,000 से 20,000 फाइन, और 3 months से 1 year तक जेल. और सब्सिक्वेंट ऑफेंस मतलब सेकेंड टाइम पे अगर करता है सेम कॉन्ट्रवेंशंस, तो उसमें उसको 2 साल की जेल तक हो सकती है. थर्ड इज़, तो इसमें जो है थर्ड जो क्लॉज है उसमें है कि एनी पर्सन लिखा हुआ है, वो स्पेसिफिकली एम्प्लॉयर के लिए नहीं है, जैसे पहली 2 क्लॉज थी कि भाई रजिस्टर वाली जो क्लॉज थी कि रजिस्टर और डिटेल्स नहीं देता या एविडेंस नहीं देता. सेकंड थी एक्ट को कॉन्ट्रीब्यूट करता है, वो दोनों चीज़ें थी एम्प्लॉयर के लिए. ये थर्ड है एनी पर्सन. इफ़ एनी पर्सन बीइंग रिक्वायर्ड टू डू सो ओमिट्स और रिफ्यूजेस टू प्रोड्यूस टू एनी इंस्पेक्टर एनी रजिस्टर और डॉक्यूमेंट, तो और या फिर इन्फॉर्मेशन देने से डिनाई कर देता है, तो दैट पर्सन शैल बी पनिशेबल विद फाइन अप टू 5,000 रुपीज़. इसमें इम्प्रिजनमेंट नहीं मिलेगी, पर फाइन होगा अप टू 5,000 रुपीज़. नेक्स्ट इज सेक्शन 11 ऑफेंसेस बाय कंपनीज. अगर इस एक्ट के अंडर कोई भी ऑफेंस कोई कंपनी करती है तो क्या होएगा. तो इसमें है कि वेन एवर एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट इज कमिटेड बाय अ कंपनी, तो उस टाइम पे एवरी पर्सन हु वाज इन चार्ज और रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी, और वो कंपनी इटसेल्फ, क्योंकि लॉ में कंपनी इज ऑल्सो ट्रीटेड एज अ पर्सन, तो कंपनी भी और जो उस कंपनी की कंडक्ट में जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो भी, दे शैल बी डीम्ड गिल्टी ऑफ द ऑफेंस एंड शैल बी लाइबल टू बी प्रोसीडेड अगेंस्ट एंड पनिश्ड अकॉर्डिंगली. पर ये नहीं है कि एवरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ कंपनी शैल बी हेल्ड लाइबल. इसमें यह है कि इफ़ दैट पर्सन प्रूव्स दैट, मतलब कि अगर वो कंपनी का कंडक्ट में जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो भी, दे शाल बी लाइबल टू बी प्रोसीडेड अगेंस्ट एंड पनिश्ड अकॉर्डिंगली. पर ये नहीं है कि एवरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ कंपनी शैल बी हेल्ड लाइबल. इसमें यह है कि इफ़ दैट पर्सन प्रूव्स दैट
the offence was committed without his knowledge or that he exercised due diligence, due care and caution to prevent the commission of that offence. In that case, that person will not be liable. दूसरा क्या है कि अगर ये प्रूव हो जाता है कि दैट ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड विद कंसेंट और एनी नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ एनी डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी और एनी अदर ऑफिसर जो रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे है उस कंपनी में, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, दैट पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ दैट ऑफेंस, और उसके अगेंस्ट जो ये ऑफेंसेस के अंदर जो पनिशमेंट्स हैं वो उसको मिलेगी. और इसमें कंपनी का मतलब है कि कोई भी कॉरपोरेट बॉडी और विच इंक्लूड्स अ फर्म और एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स. सेकेंडली, डायरेक्टर जो इसमें लिखा हुआ है कि रिस्पॉन्सिबल पोजीशन डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, डायरेक्टर का मतलब किसी फर्म का पार्टनर भी है इसमें, वो इंक्लूडेड है. नेक्स्ट इज सेक्शन 12, कॉग्निजेंस एंड ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस. इसमें है कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, इनसे कोई भी इनके कोर्ट से कोई भी कोर्ट अगर इन्फीरियर है तो वो ट्राई नहीं कर सकता इस ऑफेंस को. ओनली अ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास शैल ट्राई एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट. सेकेंड इज कि कोई भी कोर्ट विल नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट, फर्स्ट इज कोर्ट अपनी खुद के नॉलेज से, मतलब अपॉन, और सेकेंड इज की कंप्लेंट मेड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएट मतलब स्टेट या सेंट्रल जो भी अप्लाई होगी, और एनी ऑफिसर ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट. थर्ड इज की कंप्लेंट बाय अग्रीव्ड पर्सन, कि कोई भी एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉयर फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर इज सफरिंग बिकॉज इस एक्ट को फॉलो नहीं किया जा रहा, या एम्प्लॉयर इज सफरिंग कि भाई यहाँ पे अगर डिसीजन जो दिया हुआ है अथॉरिटी के द्वारा, वो जो था ना, जो क्लेम या कंप्लेंट के अंडर जो लेबर ऑफिसर होगा, वो लेबर ऑफिसर एंड अबव जो होगा वो डिसीजन देगा, अगर उससे अग्रीव्ड है तो वो भी इस कोर्ट में जाके अपील कर सकता है. एंड लास्ट इज की कंप्लेंट बाय रिकोगनाइज्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन, कोई भी वेलफेयर इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन है जैसे एनजीओज होते हैं वो सब, तो वो सब अगर कंप्लेंट करे तो भी कॉग्निजेंस ली जा सकती है. और इसमें जो वो है सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड, ये सब होंगे रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट और सेंटर, तो वही कंप्लेन कर सकते हैं. तो ये 4 लोग हैं: ओन नॉलेज, कंप्लेंट बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, या कंप्लेंट बाय अग्रीव्ड, या कंप्लेंट बाय रिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन. ये 4 लोग हैं जिनके कंप्लेन से कॉग्निजेंस ली जा सकती है. नेक्स्ट इज सेक्शन 13, पावर टू मेक रूल्स. ये इस एक्ट के अंडर कोई भी रूल फॉर्म करने की पावर लाइज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो इसमें और कुछ इस सेक्शन में ऐसा है नहीं कि जो भी एक्ट के अंडर कोई रूल बनाना है वो रूल सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाएगी. और रूल बनाने के बाद दैट रूल शैल बी लेड बिफोर बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट वाइल इट इज़ इन सेशन फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ 30 days. वो 1 सेशन में हो या 2 और मोर सक्सेसिव सेशंस में भी हो सकता है वो 30 days का पीरियड. पर अगर वो रूल पास नहीं होता है तो उस रूल के अंडर जो भी कुछ एक्शन लिया गया है, दैट एक्शन शैल नॉट बी इनवैलिड, वो एक्शन वैलिड रहेगा. और इन केस वो एक्ट पास नहीं होती तो भी, और पास हो जाते तो वैलिड है ही. और सेक्शन 14 है नेक्स्ट, वो कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू गिव डायरेक्शंस टू द स्टेट गवर्नमेंट रिगार्डिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस एक्ट, कि इसमें अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट ही रहेगी कैसे इस एक्ट को एग्जीक्यूट करना है, कब, क्या, कैसे, कहाँ करना है, वो सब डायरेक्शंस सेंट्रल गवर्नमेंट देगी स्टेट गवर्नमेंट को. और देयर आर सर्टेन स्पेशल केसेस वेयर दिस एक्ट विल नॉट अप्लाई. फॉर एग्जांपल, ये सेक्शन 15 कर रहे हैं हम. फॉर एग्जांपल कि देयर आर सर्टेन लॉज विच गिव स्पेशल ट्रीटमेंट टू वुमेन, या जो भी जहाँ पे वुमेन है या शेड्यूल ट्राइब्स हैं या शेड्यूल कास्ट है, उनको अगर कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है वो गलत नहीं है. ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे बोलो कि देखो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मेन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वुमेन को हायर पेडेस्टल पे रख के. तो वो एक्सेप्शंस हैं, वुमेन को स्पेशल ट्रीटमेंट दी जा सकती है. फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ बर्थ और एक्सपेक्टेड बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, या टर्म्स एंड कंडीशंस रिलेटिंग टू रिटायरमेंट, मैरिज और डेथ, और एनी अदर प्रोविजन रिलेटिंग टू दीज टॉपिक्स. तो these things are an exception. वो they are actually, मतलब it's like they are safe, they are still safe despite this act being made, कि भाई उनको ज़रूरत होती है इसलिए ये ठीक है.
नेक्स्ट इज पावर टू मेक डिक्लेरेशन, ये है सेक्शन 16। तो व्हेन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड कि भाई द डिफरेंसेस विच आर बीइंग मेड बाय द एम्प्लॉयर इन द वेजेस आर नॉट ऑन द बेसिस ऑफ और इज मतलब इज बेस्ड ऑन एनी अदर फैक्टर अदर देन सेक्स, तो वो जो डिफरेंसेस है वेज की वो ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं होता। वो अगर जो एम्प्लॉयर ने डिफरेंस रख रखा है पर वो डिफरेंस बस जेंडर के बेसिस पे नहीं है तो कोई इशू नहीं है। अलग अलग काम के बेसिस पे है, वर्क आवर्स के बेसिस पे है, या कोई एम्प्लॉय ओल्ड है न्यू है तो सिमिलर या सिमिलर वर्क नहीं है, तो उसमें अगर डिफरेंस रखा हुआ वेज में देन दैट इज़ नॉट एन इशू। तो द एम्प्लॉयर कैन इन सच केस गेट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कि भाई दैट सर्टिफिकेट विल बी कॉल्ड अ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट कि दिस एम्प्लॉयर हैज़ नॉट कंट्रीब्यूट दिस एक्ट, और एनी अदर जो फ्यूचर में जो डिफरेंस अगर देखी जाएगी कि वेज में है तो मतलब एक सेफ्टी हो जाएगी उसके पास कि भाई जो वेज डिफरेंस रहा है रखा गया था वो वेज डिफरेंस जेंडर के बेसिस पे नहीं था, जेंडर के बेसिस पे वेज डिफरेंस होगा तो उसको पेनल्टी पनिशमेंट मिलेगी। तो एक डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट ले सकता है वो सेंट्रल अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से। और नेक्स्ट इज़ पावर टू रिमूव डिफ़िकल्टीज़। तो अगर इस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में कभी भी कोई डिफ़िकल्टी आती है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव करेगी, स्टेट के पास ये पावर नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव करेगी। और जो भी अमेंडमेंट या कुछ रूल्स रेगुलेशंस के थ्रू रिमूव करेगी उसको बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के सामने ले डाउन किया जाएगा। और लास्टली कि जो इक्वल रिम्यूनरेशन ऑर्डिनेंस आई थी 1975 में, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि भाई 1975 वुमेंस ईयर्स की तरह सेलिब्रेट किया गया था, उस टाइम पे ऑर्डिनेंस आई थी, फिर उसको ऑर्डिनेंस को रिपील करके ये एक्ट लाई गई थी, तो वो ऑर्डिनेंस हैज़ बीन रिपील्ड। तो ये एक्ट कंप्लीट हो गई हमारी इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976।